डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मैकायर एम पेज के अनुसार समाज की अवधारणा। इसके पूर्व के वीडियो में हमने मैकायर एम पेज के अनुसार समाज के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने रीतियाँ एवं कार्य प्रणालियाँ दो प्रमुख आधारों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। इसी क्रम में इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए तीसरा जो मैकायर पेज का तत्व था वह है अधिकार। अधिकार को सत्ता का प्रभुत्व के नाम से भी जाना जाता है। ये भी समाज का एक प्रमुख आधार है। कोई भी समाज ऐसा समाज दिखाई नहीं पड़ेगा जिसमें प्रभुत्व एवं अधीनता के संबंध नहीं पाए जाते हों। समाज में अनेक प्रकार के संगठन होते हैं, समूह, समितियां आदि होते हैं, जिनके कार्य संचालन और सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कुछ व्यक्तियों के पास अधिकार, शक्ति या सत्ता का होना आवश्यक है। इसके अभाव में व्यवस्था और शांति बनाए रखना संभव नहीं है। परिवार में ये अधिकार या शक्ति कर्ता के पास, जाति में पंचायत के पास, गांव में मुखिया के पास, पंचायत में सरपंच के पास या अन्य पटेल या प्रधान के पास, राज्य में राजा के पास केंद्रित रही है। स्कूल, कॉलेज, आर्थिक संगठन, धार्मिक संघ आदि में किसी न किसी व्यक्ति में एक अधिकार या सत्ता मौजूद ही रहती है। वर्तमान समय में जटिल समाज में अधिकार या सत्ता कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में केंद्रित है, जो व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि में से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए समाज के लिए अधिकार, शक्ति, सत्ता का बंटवारा जो किया गया उसका होना भी आवश्यक है। क्योंकि सभी व्यक्तियों के पास ऐसे अधिकार नहीं हो सकते हैं, सभी व्यक्तियों के पास इस तरह की कोई शक्ति नहीं होती है, तो अधिकार के रूप में भी समाज की व्यवस्था को बनाए रखता है। इसके बाद है पारस्परिक सहायता। यह समाज का एक महत्वपूर्ण आधार है। जब तक व्यक्ति अपने अपने उद्देश्य या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करते, तब तक समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। समाज के लिए सहयोगी संबंधों का होना अत्यंत आवश्यक है। सहयोगपूर्ण संबंधों के अभाव में तो एक छोटे से छोटा समूह परिवार तक भी अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकता है। जिस समाज में पारस्परिक सहयोग की मात्रा जितनी अधिक होगी, वह उतनी ही अधिक मात्रा में प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। जैसे एक उदाहरण दे कि जिस परिवार में सबसे ज़्यादा सहयोग की भावना होती है, सारे परिवार के लोग मिलकर काम करते हैं, तो निश्चित रूप से वो परिवार आगे बढ़ता है। वर्तमान में सहयोग के क्षेत्र में बढ़ जाने से समाज का एक आकार काफ़ी विस्तृत हो गया है। जैसे जैसे पारस्परिक सहयोग बढ़ता है, सहायता बढ़ती है, समाज का विकास होता रहता है। जहाँ पर सहयोग की भावना या पारस्परिक सहायता की भावना कम हो जाती है, वहाँ पर सामाजिक विकास की गति रुक जाती है। इसलिए सहयोग के बिना, पारस्परिक सहायता के बिना किसी भी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। इवन देन परिवार का भी विकास नहीं होता। इसके बाद है समूह एवं विभाग। समाज अनेक समूह एवं विभाग या उप विभागों से मिलकर बना होता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज में अनेक समूह, समितियां, संगठन आदि पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।
परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, जाति, गांव, कस्बा, नगर, समुदाय, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक संगठन, स्कूल, कॉलेज आदि अनेक समूह एवं विभाग ही हैं जिनसे समाज बनता है, जो व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देता है। आयु, लिंग, जाति, प्रजाति, वर्ग आदि के आधार पर समाज में अनेक विभाजन देखने को मिलते हैं। ये सभी समूह एवं विभाग आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं और ये समूह जितने अधिक संगठित होंगे, समाज भी उतना ही अधिक उन्नत होगा। इसलिए समूह एवं विभागों से समाज के अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और समाज के निर्माण में समूह एवं विभाग की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है। इसके बाद है मानव व्यवहार का नियंत्रण। समाज सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है और इस व्यवस्था को ठीक से संचालित करने के लिए आवश्यक है कि मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाए। व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित है। जैसे जैसे धन, वैभव, सम्मान, शक्ति आदि से संबंधित आवश्यकताएं, इच्छाएं को पूरा करने की छूट दे दी जाए तो समाज में व्यवस्था बना रहना संभव नहीं होगा। ऐसी दशा में व्यक्ति स्वच्छंद या मनमाने तरीके से व्यवहार करने लगेंगे तथा आदर्श शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और समाज विघटन होने लगेगा समाज का। अतः मानव व्यवहार के नियंत्रण हेतु समाज में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक एवं अनौपचारिक साधनों की अपनाया जाना आवश्यक है, क्योंकि अगर मानव व्यवहार पर नियंत्रण नहीं करे तो व्यक्ति को डर नाम की चीज ही नहीं होगी। व्यक्ति क्राइम करेगा, समाज की अव्यवस्थाएं होंगी, समाज की व्यवस्था बिगड़ेगी और समाज का विघटन निश्चित है फिर। इसलिए व्यक्ति के ये मानव के व्यवहार पर नियंत्रण होना आवश्यक है। अब चाहे वो पुलिस के माध्यम से हो, चाहे कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे अपने स्वयं समाज के नाम समाज से हो। इन साधनों को काम में लिए बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधनों में कानून, न्याय व्यवस्था, पुलिस प्रशासन आदि और अनौपचारिक साधनों में जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, संस्थाएं, धर्म, नैतिकता आदि आते हैं। इन सभी साधनों से व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करने और सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित बनाने का प्रयत्न किया जाता है। इसके बाद है स्वतंत्रता। समाज के लिए आवश्यक तत्व के रूप में स्वतंत्रता का विशेष महत्व है। समाज में स्वतंत्रता का अर्थ समझने या मनमाने ढंग से कार्य, व्यवहार या आचरण करने से नहीं है। यहाँ इसका तात्पर्य सभी व्यक्तियों को अपने विकास हेतु उचित वातावरण प्रदान करने से है कि जहाँ समाज में व्यक्ति के व्यवहार को औपचारिक और अनौपचारिक साधनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, वहाँ उसे कुछ क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्रदान करना भी आवश्यक है। स्वतंत्रता वातावरण में या स्वतंत्र वातावरण में ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर समाज की प्रगति में योग दे सकता है। बहुत अधिक नियंत्रण व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं, उसकी विवेक और चिंतन शक्ति की को कुंठित करने में करता है। हमें यह भी ध्यान में रखना है कि जहाँ स्वतंत्रता व्यक्ति को इच्छानुसार कार्य करने का सुअवसर देती है, वहाँ साथ ही ये भी आवश्यक है कि वह दूसरे को स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने का अवसर दे, उनके मार्ग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। इस प्रकार मैकार पेज के उपयुक्त जो 7 प्रमुख जो आधार तत्व विशेषताएं जो बताई गई हैं, आपने समाज को सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था माना है और साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया है कि ये सभी सामाजिक संबंध आपस में गुथे हुए हैं। सामाजिक संबंधों के जाल से निर्मित ये जटिल व्यवस्था निरंतर बदलती रही है। इसमें हर संभव कुछ न कुछ परिवर्तन होते ही रहते हैं। तो मैकर और पेज के जो उपयुक्त जो परिभाषा दी गई है, उससे ये स्पष्ट होता है कि सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है और इसके 7 जो आधार हैं
उन्हें समाज साथ ही समाज के कुछ बातों का और भी होना आवश्यक है, जो इस प्रकार से हैं। जैसे व्यक्तियों की इसमें बहुलता होनी चाहिए, सामाजिक संबंध की चर्चा भी होनी चाहिए, सामाजिक अंतःक्रिया होनी चाहिए। समाज की विभिन्न जो परिभाषा गहराई से विचार करने पर हम ये पाते हैं कि सभी समाजशास्त्री समाज के लिए सामाजिक संबंधों को सबसे प्रमुख और आवश्यक मानते हैं, और ये संबंधों की जटिल व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।